हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पार्ट 3 में नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे, फ्रीडम इज़ अवर बर्थराइट। फ्रीडम इज़ अवर बर्थराइट में क्या है? बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगेन टू रेज क्वेश्चंस। जो 1890 में जो इंडियंस थे उन्होंने ये वाला क्वेश्चन रेज़ करना स्टार्ट कर देता है कि पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस पे जो है क्वेश्चन रेज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में जो लीडर थे जैसे बिपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स के और मेथड्स के बारे में, क्योंकि अभी जो मॉडरेट्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब ये जो लीडर्स थे इन्होंने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को और मेथड्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया? रेडिकल्स क्या होते हैं? जो कुछ स्टेप्स उठाते हैं, जो ये बोलते हैं कि सिर्फ आवाज़ उठाने से, सिर्फ लोगों को अवेयर करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये ब्रिटिश जो है अपनी जो हमारे पे ज़्यादती कर रहे हैं इंडियंस पे, तो हमें ये जो है क्या राइट्स दिए जाएं, ठीक है ना। तो ये रेडिकल्स होते थे, बहुत तेज़ होते थे। उन्होंने मॉडरेट्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, उनके सामने प्रेयर्स करनी बंद कर दो, एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। उन्होंने क्या बोला है? एम्फेसाइज करो। जो उन्होंने किस पे एम्फेसाइज किया? जोर दिया कि हम लोगों को अपनी शक्ति पे, अपने वर्क पे पूरा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास होना चाहिए, सिर्फ अपने गुड्स पे नहीं, अपने इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि लोगों को अपने स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन रेज़ किया था, फ्रीडम इज़ अवर बर्थराइट, की जो हमारा फ्रीडम है, हमें बोलने का, हमें रहने का, हमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाने का, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का, वो हमारा बर्थ राइट है। आई शैल हैव इट, और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। इन 1905 वाइसरॉय क्रूज़र पार्टीशन बंगाल। वाइसरॉय क्रूज़र ने बंगाल को क्या कर दिया था? उनकी पार्टीशन कर दी थी। उस समय बंगाल जो था सबसे बिगेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। कुछ पार्ट उसमें बिहार का था, कुछ ओडिशा का था। तो ब्रिटिश ने आर्ग्यू किया कि हम बंगाल को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो वो क्या करना चाहते थे? वो राज करना चाहते थे वहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने उसे तोड़ना चाहा, ठीक है। अभी क्या था? बंगाल फॉर द रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? अब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था क्या? उसका मतलब क्या था? हुज कन्वीनियंस डिड रिप्रेजेंट? वो किस कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। वो क्या करना चाहते थे? उनका पूरा कहाँ पे इंटरेस्ट था? उनका इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल में था और बिजनेसमैन में था। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली, उन्होंने वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए क्या किया? अभी नॉन बंगालीस को वहाँ से रिमूव करने की बजाय उन्होंने उसको एक सूबे में ही कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या कहता था? गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंगाल को तोड़ दिया और उसे मर्ज कर दिया असम के साथ। शायद द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। वो क्या करना चाहते थे? बंगाली पीपल्स को तोड़ना चाहते थे, लोगों को, ठीक है, और उनके पॉलिटिशियंस को अपने हाथों में करना चाहते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया। तो ये जो लोगों में जो गुस्से की लहर थी वो पूरे इंडिया में दौड़ पड़ी। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स, किस में? मॉडरेट्स में भी और रेडिकल्स में भी, एज द दे मे कॉल्ड अपोजिट, उन्होंने उसे गलत ठहराना स्टार्ट कर दिया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड, नोवेल्स मेथड्स ऑफ मास प्रोटेक्टिव डेवलप्ड।
तब लोगों ने अपना गुस्सा किस में दिखाया, लोगों ने पब्लिक मीटिंग स्टार्ट कर दी, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए, धरने प्रदर्शन, ठीक है, नोवेल के द्वारा भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मास प्रोटेक्ट मतलब सभी को साथ में लेकर जो ज़्यादा फोर्स को लेकर चलते हैं वो वाला मास प्रोटेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो क्या थी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बंगाल बट विद द इकोज एल्सवेयर टू इन द डेल्टिक आंध्रा एंड इंस्टांस इट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या थी कि जो स्वदेशी था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया को छोड़ के यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, हमारे इंडिया को तोड़ रहे हैं। और वो स्वदेशी मूवमेंट के स्वदेश वाले लोग वहाँ पे चले जाएं, उन्होंने स्वदेशी चीज़ों का भी बाइकआउट कर दिया था। तो उसको वंदे मातरम मूवमेंट से भी जाना लगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको और कौन से नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट में ये जो पिक्चर के साथ नीचे दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक की पिक्चर दी हुई है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और नीचे गिवन है जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल, केसरी। जो टेबल पे एक पड़ी हुई है, अखबार पड़ी हुई है, वो कौन सी है, वो केसरी है, मराठी न्यूज़पेपर है, एडिटेड बाय तिलक जी द्वारा एडिट की गई है। बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स कौन था, बाल गंगाधर तिलक जी थे। And the Swadeshi movement sought to oppose the British rule and encourage the idea of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian language। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकरेज किया कि हमें अपनी सहायता खुद करनी चाहिए। हमें जो स्वदेशी एंटरप्राइजेज़ हैं उन सभी चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन की बजाय हमें अपने इंडियन लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। उन्होंने बोला कि हमें स्वराज पाने के लिए क्या करना होगा। जो रेडिकल्स थे उन्होंने क्या किया, एडवोकेट ने हमें बोला कि मोबिलाइज करने को बोला, इकट्ठे होकर सभी चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए, हमें उनके इंस्टीट्यूशंस का भी और चीज़ों का भी, गुड्स का भी। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस। और कई इंडिविजुअल्स ने, लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि हमें अभी कि सिर्फ इस बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा, हमें वायलेंस भी, रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी स्टार्ट करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। The opening decades of the 20th century were marked by other development as well। तो और भी अदर डेवलपमेंट्स जो हैं यहाँ पे मार्क हुई। ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फ्रेम्ड द ऑल इंडियन मुस्लिम्स लीग एट ढाका इन 1906। अभी क्या हुआ, जो मुस्लिम के ग्रुप्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जिनकी ज़मीनें थी, जहाँ या फिर बोल सकते हैं नवाब थे, जो मुस्लिम नवाब्स, उन्होंने क्या किया, फॉर्म्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। ढाका में 1906 में एक लीग बनी। वो पूछ सकते हैं ये जो ढाका लीग, मुस्लिम लीग बनी थी, कब बनी थी, ठीक है। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इस लीग ने क्या किया, बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था उस समय। इट डिज़ायर्ड द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम्स। उन्होंने बट अपनी डिमांड क्या रखी, उन्होंने डिमांड रखी कि जो हमारे लिए मुस्लिम ने ये डिमांड रखी कि हमारे लिए कि अलग से इलेक्टोरल होना चाहिए, कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए भी उस कौंसल्स में कुछ रिजर्व्ड होने चाहिए। एंड दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। तो मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट्स इन 1907। तो ये भी पूछ सकते हैं कांग्रेस कब स्प्लिट हुई थी। द मॉडरेट्स वर अपोज टू यूज़ ऑफ बाइकआउट। पर जो मॉडरेट थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अपोज़ किया, क्योंकि रेडिकल्स क्या चाहते थे कि हमें बाइकआउट करना चाहिए, कईयों ने कहा वायलेंस भी ज़रूरी है। तो मॉडरेट्स ने अपोज़ किया कि बाइकआउट जो है मतलब
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सोचते थे कि मतलब बाइकआउट तो हम तब कर सकते हैं अगर मास इन्वॉल्व्ड हो, मास मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर यहाँ पे अटैच्ड हो, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए बाइकआउट करने के लिए, तभी उनकी चीज़ों को नकारा जा सकता है और बाइकआउट हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने इसे अपोज किया। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू द डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, द टू ग्रुप्स यूनाइटेड इन दिसंबर। तो उस समय जो कांग्रेस थी, रेडिकल्स और मॉडरेट स्प्लिट हो चुके थे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर से ये टू ग्रुप रीयूनाइट हो गए 1915 में दिसंबर में। और अगले ही साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, साइंड हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन कर दिया, जिन्होंने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे होकर काम करेंगे और हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, और हम जो है रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो इस पे एक क्वेश्चन बनेगा कि ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म में क्या था। 1919 के बाद एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ग्रेजुअली बिकेम मास मूवमेंट, क्योंकि मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे सभी लोगों ने मिलके काम किया, यह जो किसान थे, ट्राइबल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वुमेन्स थी, वो भी लार्ज नंबर में थे, ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी ओकेजनली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया करते थे, सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स भी वहाँ पे आ गए चुके थे, मिल चुके थे उनके साथ, और उन्होंने एक एक्टिविटी को सपोर्ट किया। इस एक्टिविटी को सपोर्ट किया कांग्रेस की 1920s में। उन्होंने ऐसा क्यों किया? द फर्स्ट वर्ल्ड के बाद अल्टर्ड द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इट लेड टू राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसने क्या किया, जब दुनिया में अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि वार्स होने के साथ साथ इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो डिफेंस फोर्स के एक्सपेंडिचर भी बढ़े। The government in the turn increased taxes of individuals' incomes and business profits। तो उन्होंने क्या किया, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों पर टैक्सेस लगा दिए, इंडिविजुअल्स इनकम पर भी टैक्स लगा दिया। अगर कोई एक आदमी जितना मतलब कमाता है उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो बिजनेस जो प्रॉफिट होता था उस पर भी टैक्स लगा दिया। And increased military expenditure and demands for the supplies led to sharp rise in price which created great difficulties for the common people। तभी क्या हुआ, जब जैसे ही मिलिट्री के एक्सपेंडिचर बढ़े तो वॉर की सप्लाईज़ की डिमांड्स भी बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, प्राइस बहुत बढ़ गई, और उससे क्या हुआ, कॉमन पीपल को दिक्कत आने लगी, क्योंकि वो कहाँ से वसूलते थे ये पैसा, ये लोगों से ही वसूलते थे, और लोग कॉमन पीपल क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर एज यू। पर जो बिजनेसमैन थे ना, उनको तो प्रॉफिट ही हो रहा था, क्योंकि उनके गुड्स का क्या हो रहा था, उनके गुड्स का, उनके सप्लायर्स का क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी। एज यू हैव सीन द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, जूट, बैग, क्लॉथ, रेल्स। तो इन सभी की चीज़ों की डिमांड बढ़ चुकी थी, तो वो तो प्रॉफिट में जा रहे थे, चाहे उनसे वसूल रहे थे कर्जा, लेकिन वो प्रॉफिट में ही थे। एंड कॉज्ड डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम द कंट्रीज इनटू इंडिया। अब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई थी, तो इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण ये हुआ कि लोग जो थे, जो उस समय क्या हुआ कि वॉर के कारण जो इम्पोर्ट होते थे ना, जो इंडिया में आती थी चीज़ें, वो बंद हो चुकी थी। तो इससे क्या हुआ, कंट्री में इंडिया की चीज़ों का ही जो डिमांड था वो बढ़ चुका था, इंडस्ट्री बहुत ग्रो की उस समय, एक्सपैंड हो चुकी थी, ठीक है। वॉर के दौरान इंडिया की कंपनीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक्सपैंड हो चुकी थी, क्योंकि बाहर से सामान नहीं आ रहा था। आगे द वॉर ऑल्सो लेड टू द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। तो अभी वॉर के चलते हुए ब्रिटिश को ये महसूस हुआ कि अभी हमें अब आर्मी को भी बढ़ाना चाहिए। विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर द एलियंस कोस्ट। तो विलेजर्स को क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया। एलियंस होते हैं जो, जैसे कि इंडियन के लिए ब्रिटिशर्स क्या थे, एलियंस ही थे ना, तब दिखाई दे रही, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी एलियन ही थी। एलियन वही होता है जो किसी को समझ ना आए, बिल्कुल अनजान हो, ठीक है।
तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे तो विलेजेस को प्रेशराइज किया और वो उनको लार्ज नंबर सोल्जर्स को सेंड टू द सर्व अब्रॉड, उनको बाहर भेजा गया। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर, कई तो जब वार के बाद आए तो उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया द वे विच दे इम्पेरियलिस्ट पावर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ एशिया। हाँ, कि एशिया क्या होता है, एशिया होता है जो पाकिस्तान है, चाइना वाला बॉर्डर है इंडिया के साथ जो लगते हैं वो साथ ही वो है एशिया में आ जाते हैं। अफ्रीकन विद द डिज़ायर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रोल इन इंडिया, कि कैसे वो हमारे इंडिया के एशियाटिक और अफ्रीका को कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और लोगों की इच्छा को मार रहे हैं और कॉलोनियल रूल को स्थापित कर रहे हैं। फर्दरमोर इन 1970s देयर वर अ रेवोल्यूशन इन रशिया। 1970 में रशिया में एक रेवोल्यूशन चला था। न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेट, बहुत सर्कुलेट होता, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके स्ट्रगल्स थी, बहुत छपने लगी तब तो। इंस्पायरिंग इंडियंस नेशनलिस्ट, तो उन्होंने इंडियन को उस समय बहुत ही इम्प्रेस किया। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे यही सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।